कल का दिन काफी ऐतिहासिक है बिहार के लिए, नीतीश कुमार के लिए, एनडीए के लिए। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ताजपोशी के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। जीत के विजय पथ पर कल शपथ होगी। तमाम दिग्गज नेता इसमें शरीक हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और चिराग पासवान समेत केंद्र के कई मंत्री इसमें पहुंच रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा समेत बीजेपी शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं। यानी तैयारियां बहुत व्यापक स्तर पर की जा रही है। विधायक दल के नाम चुने जाने से पहले सियासी गलियारों की बात की जाए तो कोई कह रहा था, आपको याद होगा मेरे ही शो पर, कि महाराष्ट्र थ्योरी हो सकती है, बदलाव भी हो सकता है। लेकिन शाम होते होते तक ये तस्वीर क्लियर हो गई। नई सरकार में चेहरे पुराने ही शामिल हो रहे हैं, ये बात भी साफ हो गई। और अब मंत्रिमंडल पर सबकी निगाहें रहेंगी। हालांकि इसका फॉर्मूला भी तैयार किया जा चुका है। यानी एनडीए खेमे में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जश्न है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। पटना के गांधी मैदान में कल फिर से यही गूंज आपको सुनाई देगी। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके नाम पर विधायक दल की बैठक में मुहर लग गई है। साथ ही डिप्टी सीएम के नाम पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम फाइनल हो चुके हैं। अब गांधी मैदान में तैयारियां फाइनल मोड पर है। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। नई सरकार के गठन के बाद सीएम और डिप्टी सीएम तो पुराने ही हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन सा फॉर्मूला काम में लिया जाएगा ये देखना बाकी है। नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बने रहने देने के पीछे एक बड़ी वजह आने वाले विधानसभा चुनाव भी है और बीजेपी अपनी छवि नहीं खराब करना चाहती है। हालांकि इस बार एनडीए के प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए बीजेपी कोई गलती नहीं करना चाहती और इसीलिए नई सरकार में चेहरे पुराने ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो एनडीए में जश्न ही जश्न है और लगातार मेरे सहयोगी आशुतोष कुमार भी मेरे को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आशुतोष जी लगातार डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष जी, सारी चीजें हो गई, पूरा बिहार का चुनाव निपट गया, बहुत अच्छा निपट गया, बम्पर मैंडेट मिल गया। सवाल शुरुआती दौर से यही था, क्योंकि 5 की पड़ताल में बस शुरू करने वाला हूं, तो विपक्ष हमेशा कहता था महाराष्ट्र थ्योरी हो सकती है, महाराष्ट्र थ्योरी हो सकती है, बदल देंगे। कुछ भी नहीं बदल रहा बिहार में। तो सीएम भी वही हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी वही है। मंत्रिमंडल क्या कुछ रहेगा, क्या आपके सोर्सेस बता रहे हैं? बेशक रोहित, हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी सी तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं लेटेस्ट हलचल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने और दावा पेश करने राजभवन जा चुके हैं और राजभवन की ये सरगर्मियां आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से राजभवन पे सरगर्मियां तेज हो गई है। काफी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात है और सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से नीतीश कुमार इस्तीफे के साथ साथ नई सरकार बनाने का दावा पेश करके कब बाहर निकलते हैं। ये साफ तौर पे तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो हलचलें थी आज पूरे दिन, उसको विराम लगाते हुए नीतीश कुमार 10वीं बार सरकार बनाने के दावे के साथ महामहिम राज्यपाल के समक्ष जा पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको सीधी तौर पे राजभवन से दिखा रहे हैं। हर लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दावा पेश करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बाहर निकलेंगे तो उनकी भाव भंगिमा क्या होगी। अगर नीतीश कुमार के साथ की बात करें तो चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, उपेंद्र कुशवाहा
सरीखे एनडीए के बड़े नेता राजभवन जा चुके हैं और इन तमाम नेताओं का अगुवाई करते हुए मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता के तौर पे महामहिम से मिल रहे हैं। तो एक हाथ से वो इस्तीफा सौंपेंगे और दूसरे हाथ से वो दावा पेश करेंगे, यानी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार कल शपथ लेंगे और तमाम कयासों पर विराम लग जाएगा। अब रही बात राजनीति की, तो जिस अंदाज में बीजेपी विधायक दल ने सम्राट चौधरी को नेता चुना और विजय सिन्हा को उप नेता चुना, इससे साफ जाहिर होता है कि डिप्टी सीएम का जो पोजीशन है वो बरकरार रहेगा। अन्य मंत्रियों की बात करें, जो सूत्र बता रहे हैं, कुछ गणमान्य जो चेहरे हैं जो एनडीए सरकार में मंत्री रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे और साथ ही कुछ नए चेहरे को मौका भी मिलेगा। तो इसकी रूपरेखा तय की जाएगी। जहां तक गृह विभाग की बात करें, नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग रहेगा, जबकि स्पीकर का पोजीशन बीजेपी के पास होगा। तो ये रूपरेखा लगभग साफ हो चुका है। अन्य मुद्दों पर दावा पेश करने और शपथ के बाद की स्थिति होगी, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 13 मंत्री जेडीयू और बीजेपी के शपथ लेंगे। 2 मंत्री दोनों पार्टियों के खाली रखे जाएंगे ताकि विषम परिस्थिति या कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो इन 4 सीटों को एडजस्ट किया जा सके। तो एक खास रणनीति के तहत बीजेपी और जेडीयू दोनों बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका को हटाकर बराबरी के मुद्दे पर काम कर रही है और दोनों पार्टियां ये कोशिश कर रही है कि एकजुट रहे एनडीए और जो सहयोगी दल हैं जिनकी मांगे हैं उसके अनुकूल भी कार्य कर सके। तो तमाम कवायद चल रही है और इसी कवायद के तहत हम एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये बिहार का राजभवन है जहां महामहिम राज्यपाल बैठते हैं और अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी बड़े नेता राजभवन में दाखिल हैं। वहां से त्याग पत्र देने के बाद जो समर्थन पत्र यानी सरकार बनाने का दावा करके बाहर निकलेंगे तो बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी आशुतोष जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। कोई अपडेट आए, कुछ हलचल हो, तुरंत आप हाथ उठाइएगा, मैं आपको तुरंत लाइव ले लूंगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस बीच मेरे को जानकारी है, मेरे साथ आरजेडी के तेज तर्रार प्रवक्ता आरजू खान साहब जुड़ चुके हैं। आरजू भाई, इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारी बातें पूरे कैंपेन में, जितना कैंपेन चला, पूरा जो चुनावी रण हमने देखा, आप लगातार मेरे साथ बने रहे मजबूत साथी के तौर पर। कई सवाल मेरे जहन में भी थे, कई सवाल जनता के जहन में भी थे। उन तमाम चीज़ों को मैंने कोशिश की, आपने भी पूरी कोशिश की जवाब देने की। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ गई, अब मुझे बता दीजिए, महाराष्ट्र फॉर्मूला हो रहा था, नहीं हो रहा। नीतीश कुमार जी टायर्ड हैं, रिटायर्ड हैं, वो भी शायद जनता जवाब दे चुकी है। ये मैंडेट अब तक मंथन चिंतन तो हो ही गया होगा। मैं बिल्कुल पर्सनल चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगा, जो घटनाक्रम लगातार आरजेडी में हुआ मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक आम बिहारी होने के नाते आपकी भी सरकार का गठन हो रहा है, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन? आरजू भाई अनम्यूट कीजिए एक बार खुद को, आपकी आवाज़ सुनूँ मैं। सबसे पहले तो सारी चीजों को मैं भूलकर जो नई नवेली सरकार जो बन रही है बिहार प्रदेश में, उनको सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि वो नई सरकार बनाए। और जिस तरीके से हमने बिहार प्रदेश में मुद्दों के ऊपर राजनीति की, पूरे आप इलेक्शन कैंपेनिंग में आपने देखा होगा कि विपक्ष जो है मुद्दों की बात कर रहा था, शिक्षा की बात कर रहा था, चिकित्सा की बात कर रहा था, स्वास्थ्य की बात कर रहा था, पलायन की बात कर रहा था। मैं चाहता हूं कि उसी के ऊपर नीतीश कुमार की जो सरकार है वो काम करे। पलायन से छुटकारा मिले बिहार वासियों को, बेरोजगारी से उनको छुटकारा मिले, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उससे छुटकारा मिले, स्पेशल स्टेटस भी दे, स्पेशल पैकेज का भी मांग है, हमारा लगातार उनसे बना हुआ है, वो करे। और जहां तक नीतीश कुमार की बात है, देखिए नीतीश कुमार की बातें, ये सच्चाई है कि जनता ने उन्हें एक्सेप्ट किया है और उस चीजों को हम डिनाय नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल है। और जहां तक रही कार्यशैली की बात, नीतीश कुमार जी की कार्यशैली देखिए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, किसी के साथ जवाब नहीं देते हैं, तो उनकी जो स्वास्थ्य है वो पहले से तो बेहतर है नहीं, ये चीजें तो सच है और वो चीजें सच है और उसको हम बताना चाहते हैं। और जो 10,000 इलेक्शन कमीशन के साथ के हिसाब से, इलेक्शन कमीशन एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और आधे घंटे 40 मिनट पहले बिहार की महिलाओं के खाते में, करोड़ों महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आते हैं। हम चाहेंगे कि जो बची हुई 1,90,000 की जो राशियां हैं, ये कहीं जुमला न हो जाए, ये कहीं जुमला न हो जाए, उसके लिए सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेगी तो सड़क से लेकर सदन तक हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। वोट चोरी कांग्रेस ने बहुत मुद्दा उठाया, कांग्रेस की क्या हाल है मैं नहीं बात करूंगा आपसे, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए।
इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं तुरंत आ रहा हूं आरजू भाई। बड़ी खबर मेरे पास यह है कि राज्यपाल से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हो गई है। भारत एक्सप्रेस राजभवन के बाहर भी मौजूद है। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का भी दावा पेश किया है। कल दोपहर, कल का वक्त है जब तय किया गया है। आशुतोष जी मेरे साथ है। आशुतोष जी, इस्तीफा सौंप दिया है, साथ ही शपथ पत्र भी सौंप दिया होगा नीतीश जी ने सरकार बनाने का। बेशक आपने सही कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले त्याग पत्र दिया, उसके बाद समर्थन पत्र से महामहिम को अवगत करा दिया है और एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। अब मुख्यमंत्री ये पूरे प्रक्रिया को पूरा करके बाहर निकलने वाले हैं और तस्वीरें साफ तौर पे हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे खास पहलू है कि मुख्यमंत्री ने सबसे पहले त्याग पत्र दिया और उसके बाद से अपना समर्थन पत्र की कॉपी महामहिम को दिया है। महामहिम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अर्जी को स्वीकार कर लिया है और जो समर्थन पत्र मुख्यमंत्री ने दिया है उसको भी स्वीकार करते हुए कल का दिन मुकर्रर किया है। अभी तक के शेड्यूल के मुताबिक 11:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेंगे, लेकिन थोड़ा समय में इधर उलटफेर भी हो सकता है क्योंकि समय का निर्धारण राज्यपाल के तरफ से किया जाता है, क्योंकि शपथ ग्रहण कराने का जिम्मा महामहिम का होता है। और ऐसी स्थिति में वो जो प्रक्रिया है वो राजभवन से एक आदेश निकलता है जिसके तहत समय निर्धारित होता है। तो अभी ये जो त्याग पत्र की प्रक्रिया है और उसके बाद समर्थन पत्र के साथ दावे की प्रक्रिया है, उसको पूरा करते हुए नीतीश कुमार बाहर निकलेंगे। हलचलें एक बार फिर से तेज हो गई है, तो जो औपचारिकता होती है आम तौर पे उसको पूरी कर ली गई है और आज पूरे दिन औपचारिकता पूरी करने में ही गुजरा है। सबसे पहले बीजेपी विधायक दल की, जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया। उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को, आप तस्वीरों में देखिए, मुख्यमंत्री त्याग पत्र और दावे के बाद निकल रहे हैं। ये खास तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत एक्सप्रेस पर देखिए। राजभवन से वो काफिला निकलते हुए जिसमें एनडीए के तमाम नेता मौजूद हैं। सारे घटक दल के जो बड़े नेता हैं, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो राजभवन गए थे और नीतीश कुमार ने अपनी नई सरकार के लिए दावा पेश किया है। सबसे पहले उन्होंने त्याग पत्र दिया और उसके बाद दावा पेश किया। तो जो औपचारिक प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है। कल शपथ ग्रहण होगा, थोड़ी देर में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभी तक के शेड्यूल के मुताबिक 11:30 बजे का टाइम निर्धारित है। हालांकि एक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये टाइम थोड़ा बढ़ सकता है, 1:30 बजे भी हो सकता है, लेकिन एक औपचारिक ऐलान राजभवन से किया जाएगा क्योंकि महामहिम शपथ ग्रहण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उपस्थित होंगे और राजभवन से जो आदेश निकलता है उसमें इस बात का जिक्र होता है कि मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो कितना बजे होगा। तो जो औपचारिक प्रक्रिया थी उसको नीतीश कुमार ने पूरी कर ली है, चाहे इस्तीफे की प्रक्रिया हो या नई सरकार बनाने के दावे की प्रक्रिया हो। इन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में अपने एनडीए के तमाम सहयोगियों के साथ अंदर दाखिल हो गए हैं। मुझे लगता है कुछ देर अंदर गुफ्तगू होगी और उसके बाद स्थिति जो है स्पष्ट तब होगी जब वो तमाम नेता बाहर निकलेंगे, एनडीए के घटक दल। जी ठीक है, आपने बताया था कि कई और चेहरे भी साथ में हैं, चिराग पासवान जी भी साथ हैं, कुशवाहा साहब भी साथ हैं, वो भी निकल गए क्या? साथ में निकले क्या एक ही गाड़ी में? बेशक एक काफिले के स्वरूप में तमाम नेताओं की एंट्री हुई थी। अंत में जो गाड़ी थी वो नीतीश कुमार की एंटर की थी, यानी जाते समय का जो हालात था, लेकिन निकलते समय का हालात में सबसे पहले नीतीश कुमार की गाड़ी निकली और उनके पीछे एनडीए के तमाम सहयोगी घटक दल के जो बड़े नेता थे उनका काफिला निकल गया है और ये तमाम गाड़ियों का जो काफिला है वो एक अन्य मार्ग में प्रवेश किया है। यानी नीतीश कुमार इन नेताओं के साथ कुछ देर बैठना चाहते हैं, इसलिए वो तमाम नेता एक अन्य मार्ग में प्रवेश किए हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, ये तमाम नेता नीतीश कुमार के साथ एक अन्य मार्ग में प्रवेश किए हैं। जी ठीक है, आप प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी कुछ अपडेट्स हो
कुछ हलचल हो प्लीज बताइएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मेरे पैनलिस्ट पूरे आ चुके हैं, सब जुड़ चुके हैं। यश भाई मुझे नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के तेजतर्रार प्रवक्ता हैं। यश भाई नमस्ते, स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे को भारतीय जनता पार्टी के तेजतर्रार प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी भी नजर आ रहे हैं। रत्नाकर जी नमस्ते कर रहा हूं। और मेरे को सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट में शुमार देश के राकेश कुमार राकेश जी भी नजर आ रहे हैं। कुमार सर नमस्ते करता हूं, आपका भी बहुत स्वागत है। एक रिएक्शन मैंने आरजू भाई से ले लिया था, उसके यश को इंट्रोड्यूस मैं कर चुका हूं, रत्नाकर जी प्लीज जल्दी से रिएक्ट कर दीजिएगा। बम्पर मैंडेट हो गया, अब तो सारी चीजें बढ़िया जा रही हैं। पहले बहुत सारी बातें आ रही थी कि महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में लगाएंगे, किसी के नेतृत्व में लड़ेंगे, सीट पर किसी और को बिठा देंगे। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ और 243 में से 203 सीटें आपकी। मैं कह रहा हूं जश्न तो मनाइए, जवाबदेही क्या, सबसे पहली जवाबदेही क्या एनडीए की? देखिए रोहित भाई, सबसे बड़ी जवाबदेही जो है वो जनता का मैंडेट जो इतना बड़ा दिया गया है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदार जीत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिलती है जी। तो निश्चित रूप से जनता ने जो इतना बड़ा आशीर्वाद देकर एक बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है, हम यह अपने शासनकाल में यह पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि जनता का विकास हो, बिहार प्रदेश का विकास हो और बिहार जो है वो अग्रणी भूमिका निभाए। 2047 में जो विकसित भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उस संकल्पना को साकार करने के लिए बिहार की जो है अर्थव्यवस्था उसी रफ्तार से उसका साथ दे और देश को अग्रणी बनाने का काम करे। और जितने भी बिहार के जनता को हमने वादा किया, जो 1 करोड़ रोजगार का वादा किया या अन्य जो वादा किया है, वो बिहार की जनता भी जानती है और देश की जनता भी जानती है कि जो भी हमारे नेतागण या भारतीय जनता पार्टी अपना शपथ पत्र, मैं फिर से कहूंगा शपथ पत्र जो लेके आती है उसको निश्चित रूप से पूरा करती है। और अभी आपने देखा कि किस तरह से हमने पांचों दल जो है वो 5 पांडव हम एकजुट होकर के और हमने अपने विधानमंडल का जो है विधायक दल का नेता भी चुन लिया है नीतीश कुमार को। और एक करारा जवाब है इन लोगों को, जो महागठबंधन के लोग बार बार झूठ फैलाने का काम कर रहे थे और कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी है जो है मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। अब वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उनको रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर रही है, उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रही है, जीतने के बाद उनको जो है उखाड़ फेंकेगी या हटा देगी। तो देखिए किस तरह से इनकी बातें भी झूठा साबित हुआ। जैसे इनका खटाखटी योजना झूठा साबित होता है, जैसे इनका 30,000 देने वाला तेजस्वी यादव की योजना झूठी साबित होती है। ये बिहार की जनता को पता है कि उन्होंने जिनको मैंडेट दिया है वो उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे और यही सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। और देखिए 10वीं बार ये शपथ ग्रहण समारोह भी होगा और प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण समारोह में जो है शामिल होंगे और अपना जो फिर से मतलब जो गारंटीज दी है वो गारंटीज पूरी होंगी ना। मतलब अब आपने भी बता दिया, मोदी जी भी पहुंच रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर हमेशा से कहते आए हैं प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी, ये गारंटी पूरी हो जाए। एक रिएक्शन ले लूं जल्दी से रत्नाकर भाई, यश भाई का। यश जी, अभी मेरे को पोस्टर भी याद आ रहा था, पूरा पटना पटा पड़ा था, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है। टाइगर तो जिंदा है नहीं, मैं ये सोच रहा हूं आप बार बार कह रहे हैं 10वीं बार, कहीं 11वीं बार मुख्यमंत्री बनने की नौबत आ गई तब क्या होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ। देखिए स्पष्ट है रोहित कि वोट चोरी तो हुई है, ठीक है, और चुनाव आयोग इस बात को सीधे सीधे नकार नहीं पा रहा है। हमने स्पष्ट प्रमाण दिए हैं और मजेदार बात है कि बिहार की जनता भी इस चोरी के खिलाफ इस समय कहीं पर खड़ी हुई है, जो कि सबको पता नहीं चल रहा है। और उसमें कुछ भूमिका हमारी आपकी भी है। हम उसको उस तरीके से आपके सामने लाते भी हैं तो पूरा मीडिया उसको वैसा दिखाता नहीं है। वही हुआ। कहने लायक बात यह है आज कि चलिए ठीक है, हमें बार बार देखने को मिल रहा है कि नीतीश जी ने त्याग पत्र दिया, लेकिन उसके साथ जितने मंत्री बने हुए उनके त्याग पत्र के बारे में कोई खास चर्चा नहीं हो रही। चलिए राज्यपाल महोदय को नहीं दिया होगा, लेकिन दिया तो होगा। तो उनकी भी बात होनी चाहिए कि भैया फलाने मंत्री जो अब एक्स मंत्री हो गए हैं उन्होंने भी अपना त्याग पत्र दिया, ढमके मंत्री ने भी त्याग पत्र दिया, ये होना चाहिए। अभी सिर्फ नीतीश जी के त्याग पत्र की एक्सक्लूसिव फोटो आ रही है। पर यश भाई यही तो होता है, हर बार यही तो होता है, विधानसभा भंग हो गई, कैबिनेट भंग हो गई, जो मंत्री थे वो एक्स मंत्री हो ही गए, अपने आप नहीं हुए, यही तो होता है शायद। वो तो हो गए। हो गए। फुटेज की बात कर रहा हूँ कि मीडिया का सारा ध्यान अकेले नीतीश जी के इस्तीफे पर है। तो अगर साल 6 महीने में नीतीश जी 11वीं बार सीएम बनने चल दिए तो क्या होगा? अच्छा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है यश, कितनी प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हैं? चलिए इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी देखिए। नीतीश जी के मामले में प्रोबेबिलिटी बताना अब मेरा काम नहीं रहा। 5 चुनाव में 9 बार सीएम बन चुके थे, छठे चुनाव में 10वीं बार शायद बनेंगे।
क्योंकि अभी उनके इस्तीफे की बात हम सुन रहे हैं और अभी रत्नाकर जी को सुन रहे हैं। नहीं, वो तो बन रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी पूरा 10वीं बार तो भरोसा बनी है रहे कि अंत समय में अगर पर्ची नहीं मैं ये आई कह रहा हूँ कि 10वीं बार तो मानिए बनी रहे हैं, हाँ, आप चलिए एक्सपेक्ट नीतीश कर रहे हैं बाबू 11वीं CM भी बन हो रहे हैं। सकती है। मैं समझ रहा हूँ और सभी समझ रहे होंगे, इतना इमेच्योर तो कोई नहीं है इस पैनल में, ना हमारी जनता है। मैं तुरंत आ रहा हूँ यश भाई, तुरंत आ रहा हूँ। कुमार राकेश जी, आपका भी स्वागत है। कुमार सर, कैसे देख रहे हैं, इतना बम्पर मैंडेट मिला, 10वीं बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यश को आप देखिए, युवा भी हैं, हम सब युवा हैं, कुछ ना कुछ हम आगे की सोचते हैं, यही तो है विकसित भारत, बदलता हुआ भारत। जेनजीज हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 10वीं तो ठीक है, 11वीं भी हो सकती है। ये एक्सपेक्टेशन, ये प्रोबेबिलिटीज आप देख रहे हैं क्या? नहीं, उनकी बात ठीक है, विपक्ष की जो इस बात की चिंता है कि जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, हाँ, वो विपक्ष की भूमिका प्रॉपर नहीं निभा पा रहे हैं। नहीं निभा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, वो विपक्ष के जो लोग हैं उनको एक सशक्त विपक्ष की, रचनात्मक विपक्ष की मैं तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। भूमिका राकेश जी, आपके ऑडियो में कुछ ग्लिच आ रहा है, मैं चाहता हूँ आप जो बोले दर्शक सुने। ग्लिच आ रहा है आपके ऑडियो में, ठीक करा रहा हूँ तुरंत। एक छोटा सा रिएक्शन, तुरंत यश ने हाथ उठा लिया। यश भाई प्लीज, तुरंत 40 सेकंड्स दे पाऊंगा। आरजू भाई, तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। हाँ यश भाई, नहीं देखिए, 100 साल हो गए हैं, लेकिन आरएसएस वाले सत्ता में रह के भी सत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना नहीं सीखा है। हाँ, वो जब सत्ता में नहीं थे तब सरकार के नाम पे रोते थे, आज वो विपक्ष के नाम पे रो रहे हैं। तो मेरे को उन लोगों से कहना है कि भैया, आप अगर आपको मैंडेट कहीं से दौड़े छूटे मिल गया है, भले ही चोरी का है, तो कम से कम आप व्यवहार में वो लाइए कि हाँ हमको काम करना है। अभी भी आप विपक्ष के नाम पे रोते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? खैर जाने दीजिए, चलने दीजिए, 1 घंटे की डिबेट है, करते हैं। ठीक है। आरजू भाई, मैं आपके पास आ गया। आरजू भाई, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं तो चाह रहा हूँ वो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि या आपने भी इसी तरफ इशारा किया, वोट चोरी की तरफ आप भी इशारा कर रहे थे। यश भाई तो अपने पहले रिमार्क से इस बात को लेकर जा रहे हैं। कनेक्ट नहीं हो पाई जनता इससे शायद। नहीं, जनता कनेक्ट हो गई है। जनता मुद्दों पे बात कर रहे थे, हम मुद्दों के ऊपर वो कनेक्ट कर रहे थे। हाँ। हम भी आप जैसे भी पत्रकार आते थे पटना में और बिहार प्रदेश की गलियों में घूमते थे, नुक्कड़ों पे घूमते थे, शहरों के चौराहों पे रहते थे। हाँ। क्या आपने अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या वहां बदलाव की बातें नहीं चल रही थी? क्या वहां मुद्दों की बातें नहीं चल रही थी? हाँ। लोग रोटी को पलटना नहीं चाहते थे, जलने से बचाने नहीं चाहते थे? हाँ। क्या वो पलायन से छुटकारा नहीं चाहते थे? हाँ। क्या वो अच्छी शिक्षा नहीं चाहते थे? क्या वो अच्छी चिकित्सा नहीं चाहते थे? चाहते थे सारे लोग। लेकिन ये कहना बड़ा जरूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है कि हमने मुद्दों की बात की, और एक तरफ जो सत्ता पक्ष के लोग थे, हाँ। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री से लेकर कई सूबे के मुख्यमंत्री तक, उन्होंने सिर्फ ध्रुवीकरण की बातें की, हिंदू मुसलमान, रोहिंग्या, पाकिस्तान, कनपट्टी और कट्टे की बातें की। इस बीच में तो सिर्फ हम ही ऐसे थे, विपक्षी पार्टियां ही थे जो कि बिहार के 14 करोड़ आम आवाम के मुद्दों पे बातें कर रहे थे। और मुद्दों पर बात करके हमको जनता ने सराहा। ये आवाजें आ रही थी कि सत्ता के गलियारों में कि सत्ता को पलटना चाहती है बिहार की आवाम। हाँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन का शुक्रगुजार होना चाहिए सबको कि उन्होंने अपना एक ऐसी भूमिका निभाई जो कि सत्ता पक्ष के इशारों पे घूमती हुई नजर आई। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये सत्ता पक्ष के लोग जो इतरा रहे हैं, हाँ। इसके पीछे कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का, ज्ञानेश कुमार जी का हाथ है। आरजू भाई, और I'll be रही really, बात कि आपको अगर पता है हम आप तो आज मेरे साथ विपक्ष इतना में बैठ आके गए। I'll be really honest, मैं ये कह रहा हूँ कि बीच में तो जिस दिन मैं रिजल्ट के दिन मैं एंकरिंग कर रहा था, आप सभी लोग ज्ञानी लोग मेरे साथ थे, उस दिन जब 35 का आंकड़ा आप लोगों का आया तो बीच में ऐसी खबर भी उड़ी कि ये 35 के 35 आरजेडी के विधायक इस्तीफा देंगे, धरने पर बैठेंगे इसी के खिलाफ। अभी हम लोग उसके ऊपर मंथन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को हमने पहले बताया ज्ञानेश कुमार जी के बारे में। हाँ। कल से हमारा मंथन स्टार्ट हुआ है। हाँ। 2-3 राउंड हम मंथन करेंगे, उसके बाद जो बेहतर हो सकेगा वो आपके टीवी स्क्रीन पे बता दिया जाएगा और आप उसको चलाइएगा भी। हम चाहते हैं कि हम सत्ता में जरूर नहीं आए हैं, लेकिन इस लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक हम आवाज उठाएंगे। हाँ। जिस तरीके से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री की सारे बातें जुमले हो गई ना, 2 करोड़ नौकरी से लेके, पलायन से लेके, वो जो बुलेट ट्रेन की बातें करते थे, वो स्मार्ट सिटीज की बातें करते थे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया की बातें करते थे। हाँ। कहीं जो 10,000 रुपए इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ पे, हाँ। जो बिहार वासियों को महज इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो आधे घंटे पहले आए, अगर वो 1,90,000 किस्त अगर उनके महिलाओं के खाते में नहीं गए, हाँ। तो हम आंदोलन कीजिएगा आरजू भाई। अब देखिए, सिर्फ आरोपों को तो मैं चला नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लड़ाई लड़ेंगे ना, यकीन मानिए, लड़ाई लड़ेंगे, यूथ जुड़ेगा, सारी चीजें, लेकिन फैक्ट्स के साथ आपको आना पड़ेगा। ये भी मैं कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं ना चलाना चाहिए, जरूर चलेगा, फैक्ट्स के साथ बात होगी। रत्नाकर जी प्लीज, मेरे अगर जैसे ही राकेश जी का ऑडियो ठीक हो प्लीज मुझे बताइएगा। रत्नाकर जी एक जल्दी से रिएक्ट कीजिए। मैंने बोला कि जनता कनेक्ट नहीं हुई क्या, तो आरजू भाई ने कहा कि जनता तो कनेक्ट हो गई। आप बताइए, जनता कनेक्ट हुई कि करेक्ट हुई, क्या हुआ?
देखिए, अभी आरजू जी जो है यहाँ पे बैठे हैं, जो आरजेडी के प्रवक्ता, वो कह रहे थे कि जनता छुटकारा चाहती थी तमाम XYZ फैक्टरी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि चुनाव के नतीजे भी साबित कर दिए हैं, जनता छुटकारा चाहती थी किस चीज से मालूम है आपको? RJD। आर मतलब रंगदारी, जे मतलब जंगल राज, और डी मतलब दादागिरी। RJD से छुटकारा चाहती थी और जनता ने छुटकारा कर दिया। अरे सबको याद था कि जंगल राज किस तरह से लोगों का जीना दुर्भर हो गया था, अपहरण को एक इंडस्ट्री बना दिया गया था, तो जनता भूली नहीं थी वो सारी चीजें। और हम और जनता यह जानती थी कि अगर ये फिर से आ जाएंगे तो इसी तरह से ओसामा जो है उनकी तरह ये जो है लेके आएंगे और फिर गुंडा राज वही शुरू हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं, अभी तमाम पैनलिस्ट जो है, ये प्रवक्ता जो है कांग्रेस के, ये भी कह रहे थे वोट चोरी का। यश भाई कह रहे रोहित जी, आपने देखा कहीं पे जो 65 लाख जो वोट कटे थे, वो कोई व्यक्ति सड़क पे उतर के आके कहीं पे धरना प्रदर्शन करते हुए देखा कि वोट चोरी हो गई, मेरी वोट चोरी हो गई, भाई मुझे वोट नहीं देने दिया गया? कहीं पे दिखा? नहीं दिखा। ये वोट चोरी सिर्फ इनका एक सगुफा है। और वो राहुल गांधी जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए, मुद्दों पे न लड़के वो ऐसे मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं जो मुद्दा है ही नहीं बिहार वासियों के लिए। सारे बिहार वासी जो है इतना सक्षम और सतर्क थे कि वो अपना जा करके और देख सकते थे वोटर लिस्ट में कि मेरा नाम है कि नहीं है। सबने पाया, जो नाम काट दिए गए थे, जो मृतक थे, जो पलायन कर गए थे, जो दूसरी जगह चले गए थे, उनका नाम हटा दिया गया। कहीं देखा आपने वो सड़क पे आए? कहीं नहीं आए। तो ये मैं कह सकता हूं कि अपनी हार का ठीकरा ये चुनाव आयोग पे फोड़ेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ेंगे, ये तमाम चीजों पर फोड़ेंगे। क्योंकि जो हारता है ना, उसको एक ही चीज कहना होता है, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। मतलब इनको राजनीति में जनता को जीतना नहीं आया और कह रहे हैं कि जनता को हमको जिताना चाह रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने हमको हरा दिया। अरे भाई, ये क्या तथ्य हुआ? आप जनता के बीच में गए, आपको वो मैंडेट दिखता, वो हुजूम देखता आपको कि जनता जो है आपको प्यार रत्नाकर जी, इस पूरे विषय पे हम कम से कम 100 डिबेट तो कम से कम कर ही चुके होंगे। SIR, वोट चोरी, SIR, राहुल गांधी जी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इज माय लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल जी इज माय LOP। वो ठीक है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अब तो सरकार भी बन गई, उनका आरोप EC पर क्या है? उनका आरोप, वो कह रहे हैं कि EC काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, EC काम कर रही है मोदी के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन गया मोदी कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप कीजिए ना, डिफेमेशन कीजिए ना, केस कर दीजिए ना। जनता ये भी तो चाह रही है, जनता बार बार आपकी बातें सुन रही है, कह रही है कुछ कर क्यों नहीं रहे? फिर कर दीजिए, एक्शन लीजिए। आप एफिडेविट थोड़ी मांगते रहेंगे राहुल गांधी से। ये बात तो इनको करनी चाहिए। हम तो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पे हमारा विश्वास है, और संवैधानिक संस्थाएं जो है वह संवैधानिक तरीके से अपना कार्य कर रही है। SIR की प्रक्रिया भी जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया है। वो बिल्कुल प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग जो है वह काम कर रहा है। अगर इनको कहीं आपत्ति है, इनको कहीं लग रहा है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी को फेवर कर रहा है, तो इनको कानून का सहारा लेना चाहिए भाई। तो ये क्यों नहीं जा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, माध्यम से ये कह रहे हैं। रत्नाकर जी वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ आप क्यों नहीं कर रहे? आपके सबसे सर्वोच्च लीडर ब्रांड मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका नाम ले लेकर ही तो राहुल जी अटैक कर रहे हैं ना। या ये चलने दें, कोई दिक्कत नहीं। राहुल जी की बातों को हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं और देश की जनता भी बहुत गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि राहुल जी जो है वह बहुत बार पार्टी का विरोध करते करते वो देश का विरोध कर बैठते हैं। बहुत बार उनको समझ में ही नहीं आता है कि वो जनता का भी अपमान कर बैठते हैं। और छठ मैया का किस तरह से उन्होंने अपमान किया था वो बिहार की जनता ने देखा, और छठ मैया का श्राप भी लग गया उनको। ठीक है, तो ये राहुल गांधी की बातों को हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं, मतलब यश जी आप लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये केस वेस कुछ नहीं कर रहे। यश, मैं आपको 3 मिनट नॉन स्टॉप देना चाह रहा हूँ। राकेश जी जुड़ गए, 1 मिनट का उनसे ले लूं जरा एक रिएक्शन, उसके बाद 3 मिनट में आप ही को देने वाला हूँ। राकेश जी प्लीज आपका ऑडियो में जो एक बार चेक करवा दीजिए। जी जी, आवाज आ रही है? क्रिस्टल क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर, बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अभी आप जो विद्वान प्रवक्ता है सबको मैं सुन रहा हूँ, तो लगता है कि कुछ लोगों को संसदीय विधान और विधानसभा और उसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है, प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं। और कुछ लोग जो है भारत की न्याय व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को समझते हैं है।
राकेश जी, आई एम रियली सॉरी, मैं क्या करूं, मैं चाह रहा हूं आपकी बातें हैं, लेकिन आपने जितनी बात बोली ना, वो आरजू भाई भी उसको हंस रहे हैं सुन के और यश भाई भी हंस रहे हैं। मतलब जहां आप निशाना मारना चाह रहे हैं, निशाना आपका बिल्कुल सही लग रहा है, बस ऑडियो में दिक्कत आ रही है। यश भाई प्लीज, यश भाई करते रहिए। वो कह रहे हैं हम राहुल गांधी जी को सीरियसली नहीं ले रहे, और फिर वो ये भी बोल रहे हैं मैंडेट दिखा के 243 में से 203 आ गई। राहुल जी ने तालाब में डुबकी भी लगा ली, मछली भी पकड़ ली, कुछ कनेक्ट नहीं हुआ। करते रहिए। नहीं, मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ रोहित, क्योंकि वो बात कर रहे हैं सामने लेकिन देख रहे हैं ऊपर, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो, इसलिए हंस रहा हूं मैं। देखिए, ऐसा है कि बिहार के नतीजों में हमें अच्छी तरह पता है कि वोट चोरी हुई है, और हमें ये भी पता है कि वोट चोरी करने वाला अपने मुंह से थोड़ी बोलेगा कि मैं तमराज किलवेश हूं। वो तो यही बोलेगा ना कि भैया हमने मैंडेट जीता, हमने आशीर्वाद जीता, ऐसा हुआ वैसा हुआ। कोई नहीं होगा तो आके रोने लग जाएंगे कि भैया मैं तो बचपन में मगरमच्छ का बच्चा उठा ले आया था। यही तो बातें करेगा चोरी करने वाला। आपने दुनिया में कहीं देखा है कि चोर अपने मुंह से बोले कि मैं वोट चोर हूं? कोई नहीं बोलता। चोर हमेशा ऐसी ही बातें करेगा कि नहीं नहीं भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष है, ऐसा है वैसा है। भैया सीधी बात है कि हमें चुनाव आयोग से जवाब चाहिए, तो उसके बचाव में बीजेपी को और आरएसएस वालों को बोलने की जरूरत क्या है? चुनाव आयोग का जो वर्तमान कार्यरत स्टाफ है वो आके जवाब दे कि डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ का प्रपत्र कैसे मिला, डोगेश भाई कहां से आ गए। भाई हमें स्पष्ट जवाब दीजिए, ठीक है, उसके बाद उड़ाते रहिए मजाक, कितना उड़ाना है। ठीक है, हम तो बिहार की जनता को बता रहे हैं कि चलिए ठीक है, अगर इनका ये 10,000 का ये ट्रिक जो है वो चल गई, तो 10,000 रुपए 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में डालना यानी 15,000 करोड़ रुपया होता है। 10,000 रुपए डालना 15,000 करोड़ होता है। उस हिसाब से 71,000 करोड़ वो, और आरके सिंह ने जो 63,000 करोड़ बता के इस्तीफा दिया पार्टी से, और पुल जो टूटे मिला के 1.5 लाख करोड़ से ऊपर होता है। तो बीजेपी जो कि एक कॉर्पोरेट ठेकेदार की तरह काम करती है, पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम नहीं करती वो, उसने हिसाब लगा लिया कि ये 1.5-2 लाख करोड़ खाने के बदले में 15,000 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों के खाते में बांट दो, और वो भी ठीक चुनाव के वक्त। तो ये तो पूरा नफा नुकसान पे चल रहे हैं रोहित जी। ठीक है, हम वोट चोरी की बात इसलिए उठा रहे हैं कि हमें पता है कि हमें ये ट्रोलिंग झेलनी पड़ेगी, हमें इनके ये हास्य का, परिहास का सब कुछ झेलना पड़ेगा। सब कुछ होगा, लेकिन बिहार की जनता और इस पूरे देश की जनता, जिसको यह पता है कि 15 लाख रुपए डालने वाले और 30 रुपए लीटर पेट्रोल देने वाले और फ्रांस जैसी सड़कें बनाने वाले ने आपके साथ क्या किया है, उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो हम खड़े हैं। ठीक है, इसलिए आज मैं ये बात पुनः दोहराऊंगा कि वोट चोरी करने के बाद ये लोग आपसे यही बातें करेंगे, लेकिन आने वाले समय में जब इनके क्रियाकलाप में बिहार की जनता पर पुनः अत्याचार दिखेगा, उस समय बिहार की जनता जब खड़ी होगी तो ये भगते फिरेंगे, और गांधीवादी तरीके से खड़ी होने वालों से सबसे ज्यादा मैं आप ही से बात कर रहा हूं। यश, मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, चलिए मैं आपकी तरफ आ जाता हूं। बहुत मैं आपकी बात मानता हूं। मुझे ये बताइए ना कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, 67% के आसपास ओवरऑल निकल कर आया। कितना परसेंट वोट चोरी हो गया? 100%? कितना परसेंट बता। इसके अलावा और भी तो विषय होंगे और भी मुद्दे होंगे जिस पर अब तक कांग्रेस ने मंथन चिंतन किया होगा। बात ये नहीं है कि कितने वोट चोरी हुए, बात ये है कि वोट चोरी करके किस सफाई से कहां प्लांट किए गए। आप सोचिए, चिराग पासवान को पिछले चुनाव में 5.81% के आसपास वोट मिला था। ठीक है, और उनकी सीटें आई थी सिंगल डिजिट में। इस बार उनको 5.8 से कम प्रतिशत वोट मिला है, लेकिन सीट डबल डिजिट में आई है, शायद 4-5 गुना सीट आई है। तेजस्वी जी की पार्टी को 1,80,00,000 वोट में 20-25 सीट मिलती है, और बीजेपी को 1 करोड़ वोट भी नहीं है, लेकिन सीट 90 के ऊपर। तो ये मजाक जो है ना, ये उसी वोट चोरी और उसी एसआईआर का किया धरा है, जिसका मैं बार बार आपको कह रहा हूं। नहीं, मगर आरजू भाई, यश भाई, अगर ज्यादा वोट मिले हैं, मैं समझता हूं कई बार ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वोट्स कट जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अगर आरजेडी को इतने वोट मिल ही गए, बीजेपी को उससे कम मिले, वोट शेयर बहुत ज्यादा किसी का बढ़ा नहीं, तो फिर वोट चोरी हुई कहां यश भाई? वोट चोरी ऐसे ही तो होती है रोहित जी। मैं आपको बता रहा हूं, अब एक एक बूथ के आंकड़े तो हम आप चर्चा कर नहीं सकते, लेकिन स्पष्ट है ना कि अगर 1,80,00,000 वोट लाके भी आदमी 25 सीट पे सिमट गया, और ये 90-95 लाख वोट लाके बिल्कुल 95-96% ये सीट जीत रहे हैं, तो कैसे विश्वास हो? ठीक है, और हमारे पास मृत लोग हैं जो जिंदा खड़े हैं हमारे सामने, चाय पी रहे हैं। हमारे सामने एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो है जो इन्होंने लगाई है,
पिक्सेलेटेड फोटोज हैं। ठीक है यश भाई, मैं आपको वापस मौका दूंगा। आरजू भाई आपके पास भी आ रहा हूं मैं, आपसे ये सारी चीजें समझिए। रत्नाकर जी तुरंत आ रहा हूं। एक ये तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं, आप जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कल पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए किस तरीके से उत्साहित है वो भी आप देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं, साथ में आपको नजर आ रहे होंगे बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, एनडीए के तमाम पदाधिकारी, भूपेंद्र जी से लेके तमाम बड़े चेहरे, धर्मेंद्र प्रधान जी, सब नजर आ रहे होंगे। जश्न का माहौल है। वो तस्वीर आ रही थी, उसने तस्वीरें दिखाई। तुरंत आ रहा हूं रत्नाकर जी आपके पास। आरजू भाई मेरे को ना अभी वो एक इंटरव्यू भी याद आ रहा है तेजस्वी जी का। तेजस्वी जी से पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी, भले ही आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, पॉलिटिकल अलग अलग चीजें हो सकती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, कुछ अच्छा है, तो तेजस्वी जी ने बड़े खुले दिल के साथ कहा डेडिकेशन। मुझे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की डेडिकेशन बहुत पसंद है। वो डेडिकेशन कहीं कमी रह गई आरजेडी में, क्योंकि सीट से आपको काफी नुकसान हुआ, ये बात तो सच है। नहीं, डेडिकेशन में मैं इस चीज को डिनाय करता हूं कि डेडिकेशन में हमारी तरफ से कहीं भी कोई परेशानी रह गई। खुद अकेले तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अगर देख लीजिए तो कितनी जनसभाएं एक दिन में 19-19, 20-20 जनसभाएं वो करते थे। 170 प्लस उन्होंने हमारे सारे नेता भी करते थे ऐसे ही। हम जमीन पे रहे और बड़ी मुस्तैदी से हमने इलेक्शन लड़ा। तो हमारे डेडिकेशन के अंदर हमारे काम के लेकर हमारे काम के काम के ऊपर अगर कोई अगर बात उठाता है तो ये उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कहीं से कोई कमी रह गई। हाँ, कहीं ना कहीं मिसगाइड जरूर हुए हैं, बिहार की आवाम मिसगाइड हुई है। फिर से पता चलता है कि 20 सालों के शासन सत्ता में जो 20 साल के लोग थे उनसे सवाल पूछा जाता था कि 20 सालों में आपकी उपलब्धि क्या है, तो वो रोहिंग्या हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद की बातें करते थे। मैं कहता हूं कि आप 40 साल पीछे जाते थे और 40 साल पीछे जाके हमसे आप हिसाब लेना चाहते। तो मैं इस चीज को एकदम सिरे से खारिज करता हूं कि हमारे अंदर किसी डेडिकेशन की कमी थी। हम दृढ़ संकल्प के साथ लड़े, चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी की वजह से वोटों का पूरी तरह से कन्वर्जन हो गया, दूसरी तरफ ये चला गया। आरजू भाई हमारे डेडिकेशन में, हमारे काम करने के तरीके में कहीं से कोई कमी नहीं रही। आरजू भाई लड़ाई कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये इससे भी मेरा ये सवाल रहेगा, आगे कैसे बढ़ाएंगे इस लड़ाई को? अगर आप जिस तरीके से 365 दिन हम लड़ते हैं, बिहार के मुद्दों पे रहते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट पे रहते हैं, नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट पे रहते हैं, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पे रहते हैं, भारत सरकार और बिहार सरकार के आंकड़ों को दिखा के सरकार से हम सवाल पूछते हैं, वो सवाल हमारे जायज रहिए। मैं तो आपको खुला प्लेटफॉर्म देता हूँ ना आरजू भाई, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं आपको खुला प्लेटफॉर्म देता हूं, लेकिन इन सारे मुद्दों के बाद आखिर में सबसे बड़ा मुद्दा फिर वोट चोरी का ही हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये किया वो किया, आरोप आप उन पर लगा रहे हैं, यानी बाकी सारे मुद्दे फिर छोटे हो जाएंगे ना। सबसे बड़ा यही, ये तो पहले दिन से शुरू हो गया ना, जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार का चुनाव हुआ उसी दिन ये समझ में आ गया कि भारत सरकार की मंशा क्या है और किस तरीके से ज्ञानेश कुमार को उनको चुनाव में सीधा मतलब वन साइडेड लेके आप आ जाते हैं। इस क्या ऐसी चुनाव प्रक्रिया पहले कभी थी इलेक्शन कमिश्नर के उस पे सिलेक्शन के ऊपर? नहीं थी। तो ये सारे संशय हैं। और उसके बाद ये जो मृत की बात जो यश भाई भी कर रहे थे, हाई कोर्ट कहता है कि आप 6-7 लोगों को लेके आ जाइए। हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 17 लोगों को लेके जाते हैं सिर्फ बक्सर से, जो कि मृत थे, उनको ले जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर देते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हजारों ऐसे वोट दिखाते हैं। तो ये सारे एविडेंस है ना हमारे पास, और इस एविडेंस के बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन हमारा जवाब नहीं देती है, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता बनकर अगर बात करती है, तो वो सवाल तो रहेंगे और वो सवाल जायज हैं, और उन सवालों को लेकर हम एकदम जमीन पर लड़ते रहेंगे। ठीक है रत्नाकर जी, प्लीज रिएक्ट एक जवाब दे देता। हाँ रत्नाकर जी, वो कह रहे हैं कि जनता को मिसगाइड कर दिया आपने। अब जनता मिसगाइड है कि पॉलिटिकल पार्टीज? मुझे क्लियर कीजिए। राकेश जी तुरंत आ रहा हूँ आपके पास, अगर आवाज ठीक हो गई होगी तो। रत्नाकर जी प्लीज थोड़ा मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। 1.5 मिनट 2 मिनट दूंगा रत्नाकर भाई, प्लीज बोलिए आप। बिल्कुल। देखिए, अभी ये बोल रहे हैं कि जब इलेक्शन कमीशन से हम जवाब मांगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देने लगे। हाँ, यश भाई ने, लेकिन ये जवाब क्यों नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप यहीं पे चैनल पे बैठ करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके नेतागण जो ये मिली भगत का आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिली भगत है, तो भाई स्पष्टीकरण देने का अधिकार तो इस देश में सबको है। बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी तो सबको है। हम भी जवाब देंगे आपको कहाँ पे आप झूठ बोल रहे हैं, कहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। तो ये इल्जाम लगाना तो सरासर गलत है। दूसरी बात अभी मैं आ जाना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के यश जी बोल रहे थे कि आरजेडी का वोट ज्यादा हो गया, बीजेपी का कम हो गया, फिर भी ये लोग 90 सीट के करीब जीत गए। ये कैसे संभव है? शायद ये भूल जाते हैं कि देखिए, हमारी जो है ना एनडीए की, वो एकजुटता रही।
5 पांडव हमेशा से एकजुट होकर लड़ाई लड़े और वो युद्ध जीते। और यहाँ पे क्या हुआ, 100 कौरव एक साथ नहीं इकट्ठा हुए, कोई अलग धुरी में जा रहा है, कोई दूसरी धुरी में जा रहा है, कोई अलग फ्रंट पे लड़ रहा है। तो आप 100 कौरव हारना निश्चित है, यही सत्य है इनके आंकड़े का। तीसरी बात मैं बोलना चाहूंगा प्लीज जी, ये कह रहे थे अभी कांग्रेस भाई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम आरोप लगाते हैं ये कांग्रेस के नेता। ये मुझे एक चीज बता दे, खाली एक चीज बता दे, मुझे ये बता दे कि भैया आप लोग 70 सीट पे लड़के पिछली बार 19 सीट जीते हो और इस बार 61 सीट पे लड़ करके आप मात्र 6 सीट जीते हो। मैं आपको एक सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा था एक फोटो, मैं आपको बताता हूँ रोहित भाई। उसमें क्या हुआ, राहुल गांधी एक ऑटो रिक्शा में बैठते हैं और ऑटो रिक्शा वाले से पूछते हैं कि इसमें कितने लोग आ जाएंगे। तो ऑटो रिक्शा वाला क्या बोलता है, जितनी सीटें आपके बिहार के जितने भी विधायक जीते हैं वो सारे लोग इस ऑटो रिक्शा में आ सकते हैं। तो ये तो सच्चाई है। और दूसरी चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए ये अभी आरजू भाई जो बैठे हैं यहाँ पे हमारे ऊपर तमाम आरोप लगाने 40 साल पहले की बात कह रहे हैं कि हम 40 साल पहले चले जाते हैं। अरे भाई हम तो 40 साल पहले जाके इनकी जो चीजें हैं वो जनता के सामने लाने की कोशिश करते हैं। आप क्या करते हैं, आप तो तुष्टीकरण की राजनीति में। आज भी तेजस्वी यादव ने कहा, आज नहीं मतलब चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वो वक्त कानून जो है पूरी तरह से डस्टबिन में डाल देंगे, वो कहा था संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। आप कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा इस देश में कोई नहीं करता है। कर सकते हैं क्या? जिस देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं, महिलाओं के रेट लगाते हैं, महिलाओं से मुजरे करवाने में यकीन रखते हैं, उससे ज्यादा तुष्टीकरण इस देश में कौन कर सकता है? कोई इस देश में नहीं कर सकता है उससे ज्यादा तुष्टीकरण। तो ये आप कहें कि जो विपक्षी पार्टी है तुष्टीकरण करती है, इस देश में कोई तुष्टीकरण का जीता जागता। मैं आपको वापस मौका दे रहा हूं राकेश जी को, अगर ऑडियो ठीक हो गया है, राकेश जी अगर ऑडियो आपका ठीक हो गया है, आप क्या कर रहे हैं, प्लीज रुकिए, किसी जगह पर गाड़ी रोकिए, मैं सुनना चाहता हूं आपको, मेरे दर्शक आपको सुनना चाह रहे हैं। राकेश जी प्लीज बोलिए, कुछ बताइए, आपकी आवाज ठीक है? मेरी आवाज आ रही है आपको? क्रिस्टल क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर, प्लीज बोलिए। जी नहीं, क्या सुनना चाहते हैं? एक्चुअली मैं सबका फ्रस्ट्रेशन सुन रहा हूँ अपने आरजेडी के प्रवक्ता का, कांग्रेस के प्रवक्ता का। फ्रस्ट्रेशन को वो मुस्कान में बदल करके अपनी जीत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ विपक्ष की जो रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए, उस पर उनके कमेंट आ रहे हैं। जब जवाब नहीं मिलता 2010 से, कभी चौकीदार चोर है, कभी अडानी अंबानी है, सारे मुद्दे फेल होते जा रहे हैं। SIR की बात है, अभी वेस्ट बंगाल में लोग दशा दिशा देख रहे हैं, सरकार बन गई है, वहां पे जिम्मेदार पक्ष होता। चलो भाई, जनता के मैंडेट को मानते, जनता के मैंडेट को नहीं मान रहे। वोट परसेंटेज की बात हो रही है, यदि अब दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी की 3 सीटें आई थी और वोट परसेंटेज 67%। उसको क्या करेंगे आप? यदि वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो उसको भी नहीं मान रहे तो क्यों मानेंगे? तो वो एक जिद्दी बच्चे वाली बात हो गई। फिर दोनों महान विद्वान प्रवक्ता से जानना चाहूंगा, दोनों बता दें कि मैं बार बार इसका जवाब कोई नहीं देता। आरजेडी के भी नहीं देते, कांग्रेस देते। बेचारे जो है महाविद्वान राहुल गांधी जी पे जो आरोप लगे हैं 5,500 करोड़ घोटाला का, उसका क्या होगा? उसको किस कैटेगरी में रखा जाए? तेजस्वी यादव पे जो 2 घोटाले के आरोप लगे हैं और केसेस चल रहे हैं, उसको तो किसी पार्टी ने, जेडीयू ने, कांग्रेस ने या किसी आम जनता ने नहीं लगाया। ऑलरेडी मामला जो है जो चल रहा है कोर्ट में और उस पे वो ऑलरेडी जमानत पे हैं। अच्छा। पूरा का पूरा कांग्रेस का परिवार बेल पे चल रहा है। उसका क्या, उस पे जनता क्या करेगी या मीडिया क्या करेगा? उन्होंने मीडिया को जिम्मेदार बता दिया वोट चोरी के लिए। तो शर्म आनी चाहिए कि एक जिम्मेदार पार्टी हो करके ऐसे लोग गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं और फिर भी शर्म नहीं आती। जब बेशर्मी की कोई हद नहीं होती, वो कुछ भी बोल सकते हैं लोकतंत्र के नाम पे, आजादी के नाम पे, बोलने की आजादी के नाम पे। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मतलब यहाँ से आपके यही 2 सवाल रहते हैं ना राकेश जी। आप हमेशा पूछते हैं कि जल्दी से यश भाई बता दें कि राहुल जी जमानत पर हैं कि नहीं है, जल्दी से आरजू भाई बता दें कि तेजस्वी यादव पर चार्जेस फ्रेम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और ये सारी बातें जब जनता के बीच में गई तो कहीं जनता ने इसीलिए तो फिर जाते जाते पोलिंग स्टेशन में जाके कमल का फूल और त्रिशूल और जेडीयू का निशाना, हेलीकॉप्टर, इन पर वोट कर दिया। आरजू भाई, यश भाई, आप प्लीज उस पर याद कीजिएगा। आरजू भाई, आप कहा कि जनता मिसगाइड हो गई, लेकिन जो आरोप लगाए, जो बातें कही कुमार राकेश जी ने, कहीं उसी तरफ ज्यादा गाइडेड तो नहीं हो गई जनता?
देखिए, जनता ऐसे ही डाइवर्ट होती है ना कि आप वरिष्ठ पत्रकार बन के आते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बोली बोलते हैं, आरएसएस की बोली बोलते हैं। तो ऐसे ही जनता मिसगाइड हो जाती है। परेशानी इसी बात से है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार बन के आते हैं, लेकिन आप सवाल सिर्फ विपक्ष से करते हैं। कैग की रिपोर्ट के ऊपर भी बात कर लेते हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल का थोड़ी कैग का रिपोर्ट है। 71,000 घोटाले अभी है, 20 दिन पहले की बातें हैं। इस पे इनकी मुंह में दही क्यों जम जाता है, थोड़ा इनसे जरूर पूछिएगा। इस देश का सबसे बड़ा घोटाला सृजन घोटाला बिहार प्रदेश में, इस पे भी जरा इनसे बातें करवा लीजिए। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जमीनें खोदी गई, स्केलेटन निकले यानी कंकाल निकले। उसके बाद भी मंजू वर्मा जो उसकी आरोपी थी, उसके पति को टिकट, उसके बेटे को भी आज के वक्त में टिकट दिया गया। तो उस पर ये बातें नहीं करेंगे। इनकी पता नहीं क्या परेशानी है, इनकी ऐसी परेशानी है तो ये इस तरीके का बात करते हैं तो मिसगाइड हो जाती है और शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से ये बार बार कह रहे थे ना, विपक्ष को नहीं सत्ता पक्ष को, कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 2 करोड़ लगातार सालाना जो है रोजगार देंगे, लेकिन वो बातें उनसे सवाल का जवाब नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया की बात करते हैं लेकिन वो चीज हो नहीं पाता। स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, वो चीज हो नहीं पाता है। ये बात करते हैं स्मार्ट सिटीज की, आज तक एक भी स्मार्ट सिटी दे नहीं पाते हैं। ये बात करते हैं बुलेट ट्रेन की, आज तक 11 सालों से बैठे हुए केंद्र की सत्ता में आज तक ये कर नहीं पाते हैं। जहां तक बात रही बिहार में, ये पलायन की बात है, श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ 35 लाख लोग जो है रजिस्टर्ड है। ये भारतीय जनता पार्टी की और नीतीश कुमार की सरकार चलती है ना। अगर हम उनसे सवाल करते हैं तो ये सवाल तो वाजिब है, ये सवाल क्यों नहीं उठाते हैं वरिष्ठ पत्रकार साहब? ठीक है, इनको ये भी बातें करनी चाहिए। इस पे ये बात नहीं कर पाते हैं, परेशानी इन्हीं सब चीजों से है। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, हम नकाब और जिस तरीके से आप लोगों ने जनता के असली मुद्दे भटका के अपना फ्लैशबैक भरा है ना, उसी तरह मैं उसी का ट्रेलर दिखा रहा हूं आपको। और ये तो इसका साक्षी तो पूरी जनता है जो आपको देख रही है। आप सुनते समय सामने देखते हैं, बोलते समय आप खो जाते हैं। आप अपनी बात के उन्माद में दूसरे लोग पहुंच जाते हैं। राकेश जी, बताइए, आप पत्रकार नहीं हैं, आप संघी हैं। आरोपित है कि नहीं, बिहार की जनता बेल से पे है झूठ कि नहीं, बोलने जवाब के लिए दीजिए। बीजेपी राहुल गांधी बेल पे है कि नहीं, हाँ या ना? वोट की चोरी को राहुल गांधी बचाव बेल है करने जहाँ के की लिए ना आए हैं। ये बोलो ना, आप पत्रकार नहीं राहुल हैं। गांधी बेल पे है कि नहीं? होते तो आप मणिपुर में खड़े होते। राहुल गांधी, तो राकेश जी आप सुनने का चाहते हैं? हाँ, राहुल गांधी बेल पर है, बाहर क्या हो गया उसमें? कुमार राकेश जी हाँ बाहर है। तेजस्वी जी पर भी है आरोप, जो आदमी चोरी किया, कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं तेजस्वी यादव पर। ये तो सबके सामने आप पूछना क्या चाह रहे हैं? लोकतंत्र को मजाक बना के रखा आप लोगों ने। बीजेपी अब उसको आरोपित कर देंगे भाजपा, आरएसएस, ये ज्ञानेश का आदेश, और ज्ञानेश ये आदेश इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि ज्ञानेश को कानून से इम्यूनिटी मिली हुई है। किसी भी विकसित देश में मतदाता प्रपत्र के साथ ऐसा मजाक यदि होगा तो पूरा चुनाव आयोग होल्ड कर दिया जाएगा। लेकिन इस देश में नरेंद्र मोदी के जुमले चल रहे हैं, राहुल गांधी जैसे नकली सरकार चल रही है। यश भाई आपका पॉइंट आ गया। राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? इम्यूनिटी गई बात पे। हाँ राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ या ना? तेजस्वी यादव जमानत पे है कि नहीं? हाँ है, हाँ है। मेरी राकेश जी मैं कह रहा हूँ हाँ है। तेजस्वी जी पे चार्जेस फ्रेम कर दिए कोर्ट में, हाँ हुए हैं। राहुल गांधी जी है बाहर पे। विश्व शर्मा किस चीज फिर आगे क्या? अरे बताइए ना, हेमंत विश्व शर्मा जी भाई, आप रोते रहिए। ऊपर क्यों देखते हैं? सामने बैठा है पत्रकार संघ के मेंबर हैं। डन राकेश जी, डन। हिम्मत है रत्नाकर जी प्लीज रिएक्ट कर दीजिए। रत्नाकर जी जश्न की तस्वीरें तो मैं देख ही रहा हूँ, लगातार तस्वीरें आ रही हैं, मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है, बड़ी फूलमाला के साथ नीतीश कुमार का स्वागत भी हो गया है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ ना, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो किस चीजों वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होगी अब एनडीए को। तैयार है ना? देखिए बिहार में बहार है और फिर से एक बार नीतीश कुमार है। ठीक है, 5 में नीतीश, 25 में नीतीश। हाँ। और आगे अभी कितना और आगे कितने नीतीश रहेंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि सुशासन बाबू कौन है और ये बिहार की जनता जानती है कि किसके शासनकाल में जो है विकास हुआ है। 68% जो है अपराध कम हुए हैं इसी नीतीश बाबू के कार्यकाल में। 4.25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाया गया है इसी नीतीश बाबू के शासनकाल में। ठीक है, इसी नीतीश बाबू के शासनकाल में बिहार में गांव-गांव तक पक्की सड़क
नाले, बिजली और पानी की व्यवस्था की गई है। तो ये बिहार की जनता देख रही है और जानती भी है, इसलिए इतना बड़ा मैंडेट दिए और उस मैंडेट को हम आगे विश्वास बनाए रखेंगे और आगे और विकास की गति को बढ़ाएंगे। 20 सेकंड यश भाई, 20 सेकंड दे पाऊंगा यश भाई, 20 सेकंड क्लोज करना है रोहित जी। ये 7 घंटे पहले किसी ने पोस्ट किया है, ये इनके विकसित बिहार में एक प्रेग्नेंट महिला के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है। एक प्रेग्नेंट महिला को पुलिस पकड़ के घसीट रही है, वहां पे महिला पुलिस भी नहीं है। ये है इनका बिहार। 30% नौकरी, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है बहुत सारी चीजों चोरी में आगे की बढ़ना है। सरकार लाने वाले और ऐसे छद्म पत्रकारों वाले क्या करते हैं। एक गर्भवती महिला के साथ ये व्यवहार हो रहा है। अच्छा रत्नाकर जी इनवाइट भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे शपथ ग्रहण का? रत्नाकर जी राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे? रत्नाकर जी सेलिब्रेशन में शामिल तो कीजिए। रोहित जी, विपक्ष की राजनीति सिर्फ इतनी ही सिमट के रह गई है कि कभी ये पत्रकार पे उंगली उठाएंगे, कभी चैनल पे उंगली उठाएंगे, कभी एंकर और जब कुछ नहीं रहेगा तो ईवीएम पर भी और इसी पर भी। समझ गया, वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, इनकी राजनीति आज मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। प्लेजर हैविंग यू यश भाई, थैंक यू सो मच। आपकी बातें आ रही हैं, आपके वीडियो भी सब देख रहे हैं। रत्नाकर जी थैंक यू सो मच। फिर वही कहूंगा, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको फुलफिल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आरजू भाई, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। कुमार, राकेश जी थैंक यू, आप जुड़े मेरे साथ।